बाबा का आश्रम एक सम्राट के दरबार जैसा हो गया था, जिसमें आध्यात्मिक सलाह के लिए और फूलों और फलों का प्रसाद चढ़ाने के लिए आने वाले वफादार लोगों की एक स्थिर कतार थी। पंक्तियों में प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शामिल थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा स्थानीय और राष्ट्रीय राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, बॉलीवुड फिल्म सितारों और तीर्थयात्रियों की एक अंतहीन धारा की पेशकश की, जिन्होंने उन्हें प्रबुद्ध योगियों की परंपरा के जीवित अवतार के रूप में देखा। एक ध्यान गुरु के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। उनकी आध्यात्मिक आत्मकथा चित्त शक्ति विलास, जिसे बाद में प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, 1971 में हार्पर और रो द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें बाबा ने अपने गुरु के साथ अपने भक्तिपूर्ण संबंध और उन्हें प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण के परिणाम स्वरूप हुए उल्लेखनीय आध्यात्मिक प्रकटीकरण का दस्तावेजीकरण किया। वर्नर एरहार्ड, जिनके व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए ईएसटी सेमिनार अमेरिका में लोकप्रिय हुए, 1973 में गणेशपुरी में बाबा से मिले और उन्हें फिर से अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया। बाबा ने स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि वे एक ध्यान क्रांति करेंगे। इस दूसरे विश्व दौरे 1974-1976 के दौरान उन्होंने इंटेंसिव जप, ध्यान और वैदिक ज्ञान के सप्ताहांत अनुभव के माध्यम से कई लोगों को दीक्षा दी। वह ध्यानियों के बीच चले, उन्हें अपने हाथों से और मोर पंख की छड़ी से छूकर आध्यात्मिक जागृति की ऊर्जा संचारित की, जिसे शक्तिपात के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों के लिए प्रभाव सूक्ष्म थे, जो गहरी ध्यानपूर्ण शांति लाते थे। दूसरों के लिए जागृति अधिक नाटकीय थी। ध्यान में रहकर लोग हंसे, रोए, झूमे। बाद में सभी को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। बाबा से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आने वाले कई पश्चिमी लोगों में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी थे, जो ऐसे उपकरण लेकर आए थे जिनसे उन्हें उनकी चेतना की उच्च अवस्थाओं को मापने की आशा थी। बाबा को यह मनोरंजक लगा और उन्होंने वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला में पेश किया, जहां उन्होंने ध्यान की खोज की। राजनेता, लेखक, अभिनेता, कलाकार और आध्यात्मिक शिक्षक पूछताछ करने और अपना सम्मान देने आए। सैकड़ों की संख्या में लोग एक जीवित ध्यान गुरु की उपस्थिति में बैठने के लिए आए, जो आंतरिक आनंद और ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्रसारित कर सकते थे। बाबा ने कहा, ध्यान सार्वभौमिक है। ये किसी विशेष धर्म या राष्ट्रीयता की संपत्ति नहीं है। ध्यान के माध्यम से हम समस्त सृष्टि की मौलिक एकता से अवगत हो जाते हैं। बाबा और उनका कारवां रूट 66 के माध्यम से पूरे अमेरिका में घूमे और न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यूटा, ओक्लाहोमा, मिशिगन और न्यूयॉर्क में गहन रिट्रीट आयोजित किए। उन्होंने अपने लिए ऐसे छात्रों को छोड़ दिया जो जप और ध्यान के प्रति उत्साह से भरे हुए थे और अपने गुरु की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थे। सिद्ध योग धाम एसोसिएट्स SYDA का गठन किया गया और ऑकलैंड और लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में ध्यान केंद्र और आश्रम स्थापित किए गए। साउथ फॉल्सबर्ग, न्यूयॉर्क, एन आर्बर, मिशिगन, मेलबर्न और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और लंदन, इंग्लैंड, अन्य स्थानों के बीच। बाबा ने पश्चिम में ध्यान की शिक्षा देते हुए 2 साल बिताए, लोगों को उनके आंतरिक आत्म की समृद्धि के प्रति जागृत किया। उन्हें पत्रिकाओं, टेलीविजन, वृत्तचित्रों और समाचार पत्रों के लेखों में प्रमुखता से दिखाया गया था। टाइम पत्रिका के एक लेख में उनकी दुर्लभ उपलब्धियों को मान्यता दी गई और उन्हें गुरु का गुरु बताया गया। 1976 में बाबा 400 भक्तों के साथ जंबो जेट से रवाना हुए। उन्होंने श्री गुरुदेव आश्रम के प्रांगण को रत्न जड़ित हाथियों, संगीतज्ञों के वादन और ग्रामीणों द्वारा उत्साहपूर्वक गाते हुए पाया। संगमरमर के प्रांगण में तीर्थयात्रियों की कतारें लग गईं और बाबा ने प्रत्येक व्यक्ति का हार्दिक सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, लगातार अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की और पुष्टि की कि उनकी उपस्थिति में जो कुछ भी हुआ वह भगवान नित्यानंद की कृपा से हुआ। बाबा ने पारंपरिक जातिगत भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। सभी तीर्थयात्रियों, चाहे वे प्रसिद्ध हों या साधारण ग्रामीण, का समान रूप से स्वागत किया जाता था और विशाल भोजन कक्ष में साझा भोजन किया जाता था। बाबा स्वयं अक्सर भोजन तैयार करने में मदद करते थे, भोजन में अपना विशेष जादू जोड़ते थे। इन वर्षों के दौरान हालांकि बाबा को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने एक योगी की शारीरिक सीमाओं से अप्रभावित रहने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके छात्र यह देख सके कि मन की शक्ति
बीमारी के रूप में उत्पन्न होने वाली किसी भी कर्म बाधा से अधिक थी। बाबा ने अपने विश्व दौरों से प्राप्त लोकप्रियता और भारतीय संस्कृति की पारंपरिक संस्थाओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। उनके अधिकांश छात्र अपने घरों को लौट आए और उन्होंने उन्हें ध्यान करने और अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करने और उसे अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मठवासियों का एक पारंपरिक क्रम भी स्थापित किया। पश्चिमी और भारतीय दोनों स्वामियों को हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद गिरी ने दीक्षा दी थी। उन्हें प्रशिक्षित किया गया और पढ़ाने, गहन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम चलाने और दुनिया भर में उनके विस्तारित केंद्रों में बाबा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। अपने तीसरे विश्व दौरे 1978-1981 के दौरान बाबा की शिक्षा प्रचलित पश्चिमी संस्कृति की मुख्य धारा में प्रवेश कर गई। प्रिजन प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रमों और मनोवैज्ञानिकों, अभिनेताओं और रचनात्मक कलाकारों के लिए बड़े सम्मेलनों ने ध्यान और चेतना की खोज के व्यावहारिक और परिवर्तनकारी लाभों का प्रदर्शन किया। एसवाईडी फाउंडेशन का विस्तार किया गया, जिससे बाबा की शिक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक उपलब्ध हो गईं। जुलाई 1981 में जब बाबा साउथ फॉल्सबर्ग, न्यूयॉर्क में श्री नित्यानंद आश्रम, बाद में श्री मुक्तानंद आश्रम में एक उत्सव का समापन कर रहे थे, उन्होंने तत्कालीन नवनियुक्त स्वामी नित्यानंद को आगे बुलाया। उन्होंने अपने गले में माला डाली और उपस्थित सैकड़ों लोगों के सामने घोषणा की, यह व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा की कि स्वामी नित्यानंद की बहन स्वामी चिदविलासानंद सह उत्तराधिकारी होंगी। मई 1982 में बाबा ने औपचारिक रूप से स्वामी नित्यानंद और स्वामी चिदविलासानंद की स्थापना की ताकि वे उनके काम को आगे बढ़ा सकें। अक्टूबर 1982 में बाबा के निधन से प्रगतिशील उथल पुथल और विकास का दौर शुरू हो गया। इसके 3 साल बाद स्वामी नित्यानंद ने एक नए संगठन शांति मंदिर की स्थापना की, जिसके माध्यम से वह बाबा की शिक्षाओं की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, जबकि स्वामी चिदविलासानंद ने एसवाईडी फाउंडेशन के साथ अपना काम जारी